हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम आपके साथ एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। पहले तो यह बता दूं, बहुत ही ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी ही ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको इसके बारे में और बातें भी बताऊंगा। अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube पर सुन रहे हैं या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो वहां पर मैं अपना टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे मैं आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाऊंगा। अभी मैं डायरेक्टली कम्युनिकेट कर नहीं पाता हूं। खैर, सोशल मीडिया है, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेशियो एनालिसिस। तो मैंने आपको बताया बेटे कि चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, छोटा है, लेकिन पहले मैं इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ और बातें बताता हूं। ये जो रेशियो एनालिसिस चैप्टर है ना, नो डाउट आप अकाउंटिंग में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे 12th क्लास के बाद आपका सब्जेक्ट आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये चैप्टर कई बार आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक्स में भी मिल जाएगा। और इवन ये कई बार आपको ना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंस का पेपर जब पढ़ाया जाता है तो वहां पर भी इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है। आई मीन टू से कि बेटे मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि देखिए ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से कौन लोग खेलते हैं, ये मैनेजमेंट लेवल के लोग, फाइनेंस लेवल के लोग इस चैप्टर से खेलते हैं। तो मैंने ये आपको क्यों बताया? इसलिए बताया कि आपके मन में इस चैप्टर को पढ़ते हुए एक फीलिंग आनी चाहिए कि सर ये चैप्टर ना अकाउंटेंट वाला चैप्टर नहीं है, ये पढ़े लिखे समझदार लोगों के इस्तेमाल में आने वाला चैप्टर है। तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से इसको समझना है। नाउ एमसीक्यू पैटर्न हो गया है, इसीलिए हम बातों को शॉर्टकट में और टू द पॉइंट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मेरे मन में यह आ रहा है कि मैं आपको यह बताऊं कि आखिरकार रेशियो क्या होती है। तो मैनेजमेंट कहती है कि सपोज मैं किसी बैंक का मैनेजर हूं। आप ऐसे सोचिए, आप किसी बैंक के मैनेजर हैं, आपके पास एक कंपनी आती है और आपसे कह रही है कि हमें आपकी कंपनी से लोन चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आपकी कंसंट्रेशन बन पाए। नाउ अब बैंक का मैनेजर कंपनी से कहता है कि ठीक है आपको लोन चाहिए, लेकिन मुझे तो चेक करना पड़ेगा ना कि भाई मेरे पास जो मनी आता है, बैंक के पास जो भी मनी आता है, जानते हो वो पब्लिक मनी होता है। मेरे पर अगर सिलेबस का प्रेशर ना होता तो मैं आपको बताता कि वाकई में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कोशिश की कि बैंकों का जो पैसा बड़े बड़े रिच बिजनेसमैन लोग जो लेकर चले गए हैं उससे पब्लिक को बहुत नुकसान होता है। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, आरबीआई भी ये कोशिश करता है कि भाई बैंक का पैसा पब्लिक का पैसा होता है, वो सेफ होना चाहिए। हर गवर्नमेंट कोशिश करती है, आरबीआई कोशिश करती है और बैंक मैनेजर के ऊपर ड्यूटी इंपोज करती है कि भाई सोच समझ के पैसा दिया करो। नाउ मैनेजर कह रहा है कि भाई ठीक है मेरा काम है कंपनी को मनी लैंड करना, लेकिन मैं आंखें बंद करके तो लैंड करूंगा नहीं। कंपनी कह रही है तो तू कौन सा हमारे घर बैठा हुआ है, मैं एक बैंक मैनेजर के पास चला जाऊं तो वो मेरे घर का व्यक्ति नहीं है, उसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता, तो कैसे वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करेगा, कैसे वो हमें इस बात का डिसीजन ले पाएगा कि उसने हमें लोन देना या नहीं देना। तो ये चैप्टर उसमें हेल्प करता है। कैसे? और भी केस हो सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो तो भी आप डेली कंपनी के ऑफिस में देखते थोड़ी ना रहते हो क्या हो रहा है, तो ये आपको हेल्प कर सकता है। तो ये कैसे हेल्प करता है? हम क्या करते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कॉल करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप समझते हो ना, हम दो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। एक है आपकी इनकम स्टेटमेंट जिसमें आपकी कंपनी की सेल्स, आपकी कंपनी के खर्चे, आपकी कंपनी का प्रॉफिट, ये सब है। और दूसरी आपकी कंपनी की है बैलेंस शीट, जो कि बहुत ही बोरिंग होती थी। आपने शेड्यूल 3 कई बार रीड किया, फिर भी पूरी तरह से दिमाग में नहीं बैठी। तो उस बैलेंस शीट में कैपिटल लिखी हुई है, आपके लोन्स लिखे हुए हैं,
आपके एसेट्स की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, रेशो का मतलब क्या होता है, रेशो का मतलब ये होता है कि हम इसी स्टेटमेंट में से कोई दो चीजों को आपस में रिलेट करेंगे। जैसे मान लो ये सेल्स है और ये नेट प्रॉफिट है, इन दोनों का मैं रिलेशनशिप कैलकुलेट करूंगा मैथमेटिकल टर्म्स में, जिससे मुझे इस कंपनी के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो इजीली मिल जाए। जैसे कि आप जब स्कूल में जाते हैं, आप बोर्ड के एग्जाम देंगे, आपके मार्क्स आएंगे, आपसे पूछा जाएगा भाई क्या परसेंटेज रही, तो जो परसेंटेज है वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, वो एक रेशो है। आप कहेंगे सर मेरी 100% मार्क्स आए, तो वो रेशो है। तो रेशो बेसिकली क्या होता है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कोई भी दो रिलेटेड पार्ट्स का जब हम कंपैरिजन करते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, हम उसको रेशो बुलाते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए नेट प्रॉफिट और ये कैपिटल, इन दोनों का रिलेशनशिप मैंने फाइंड आउट किया, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम रेशो बोलेंगे। आपने अपने लोन्स और अपनी कैपिटल का रिलेशनशिप फाइंड आउट किया, तो कई सारी चीजें हैं जिनका हम दूसरे के साथ रिलेशनशिप निकालेंगे, और कमाल की बात है उस रिलेशनशिप से हमें उस कंपनी की एक इनसाइट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मतलब कंपनी के लोग हैरान हो जाएंगे कि भाई साहब ये बैंक मैनेजर हमारी कंपनी में आज तक कभी आया नहीं, और इसे हमारी कंपनी के बारे में अंदाजा लग गया सही सही कि हमारी कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो इसी तरीके हम समझ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बीमार हो गए, डॉक्टर ने कहा जी इनका ब्लड टेस्ट कराओ, पता चलेगा इनके शरीर में क्या कमी है, तो वो ब्लड टेस्ट से हमें शरीर की कमी पता लग जाती है। हो सकता है सर मेरा शरीर बहुत बढ़िया हालत में हो, तो वो ब्लड टेस्ट से पता लग जाएगा। ऐसे ही रेशियो एनालिसिस एक टूल है, एनालिसिस का टूल है। एनालिसिस मतलब पता लगाने का, रिजल्ट निकालने का एक टूल है, जिससे कंपनी की इनसाइट में जो बातें चल रही हैं वो हमें काफी हद तक पता लग जाती हैं, हम उसे परसीव कर पाते हैं। ओके, चैप्टर प्रैक्टिकल है बेटे, लेकिन मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल बातें बताता हूं। ये नोट्स है ना, ये आप जब मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करोगे वहां पर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मैं यूट्यूब पे शेयर नहीं करूंगा, वरना आप जो है ना ग्रुप नहीं ज्वाइन करोगे, है ना। हमने ग्रुप में रिक्वेस्ट डाली थी कि भाई आप ज्वाइन करो, थोड़ा बड़ा होगा तो हम एक लाइव क्लास एमसीक्यू के बारे में आपके साथ लेंगे। नाउ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बेटे बहुत ही खतरनाक होते हैं, और एमसीक्यू की हेल्प से आपसे बारीक बारीक इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। तो पहले बहुत ज्यादा डीपली मत सोचना, आपको इतना समझ में आना चाहिए कि रेशो बेसिकली क्या है। वो एक मैथमेटिकल फॉर्म में रिलेशनशिप निकाल के दे देता है दो रिलेटेड आइटम्स का, और वो दो रिलेटेड आइटम्स हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की होती हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मैं नेट प्रॉफिट और सेल्स का रिलेशनशिप डिफाइन करना चाहूं, तो अगर मैं नेट प्रॉफिट और कैपिटल का रिलेशनशिप डिफाइन करना चाहूं, तो अगर मैं कैपिटल का लॉन्ग टर्म लोन्स के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहूं, तो ऐसे कई सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, हम आपको बताएंगे, जिनको रिलेट करने से रेशो निकाली जाती है। और फिर उन रेशो को हम स्टडी करके कंपनी के बारे में पता लगा लेते हैं कि कंपनी के फंक्शन कैसे काम कर रहे हैं। क्या कंपनी एफिशिएंटली काम कर रही है, मतलब वो नुकसान तो नहीं कर रही। अगर हम गवर्नमेंट की एफिशिएंसी रेशियो निकालेंगे तो बहुत खराब निकलेगी, और प्राइवेट बिजनेस की निकालेंगे तो बहुत अच्छी निकलेगी। इसीलिए गवर्नमेंट कहती है आजकल पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब सरकारी महकमों को ना प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाता है। तो रेशो की मदद से हम एनालिसिस मतलब इनसाइट इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे कि कंपनी की फंक्शनल एफिशिएंसी कैसी है, उसकी लिक्विडिटी कैसी है, उसकी सॉल्वेंसी कैसी है, और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। अगर आपको नहीं समझ में आता लिक्विडिटी क्या है, सॉल्वेंसी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, तो इस चैप्टर में बात होगी। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो थोड़ा गूगल किया करो, है ना, इससे आपको एक इनसाइट मिल जाता है। सर रेशो जो होती है, यहां पे आपने फर्म लिखा है, तो बेटे जब भी आप कॉमर्स में हायर लेवल पे पढ़ेंगे ना, तो वहां पर टर्म यूज होती है फर्म, लेकिन इसका मतलब होता है कि हम बिजनेस एंटिटी की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हम कंपनी की बात कर रहे हैं। तो कंपनी के बारे में हमें इसमें पता लग जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अब सवाल यह आता है कि सर
ये जो रिलेशनशिप होगा ये किस टर्म में डिफाइंड होगा। जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आप कहते हैं सर मेरे मार्क्स आए 100%, तो परसेंटेज में भी डिफाइन हो सकता है। सर हम पार्टनरशिप पढ़ते थे, ए और बी की रेशियो आती थी 3:2, तो 3:2 में भी डिफाइन हो सकता है। कई बार सर हम आंसर निकालते हैं, आंसर आता है 0.68, तो ये परसेंटेज में भी हो सकता है। कई बार हम निकालते हैं कि हमारे प्रॉफिट 2 टाइम्स बढ़ गए हैं, तो 2 टाइम्स में भी हो सकता है। तो जो हमारा मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है वो कई बार परसेंटेज में आएगा, कई बार 3:2 की फॉर्मेट में आएगा, कई बार डेसिमल फॉर्मेट में आएगा, कई बार टाइम्स फॉर्मेट में आएगा। तो हम आपको बताएंगे कि कब डेसिमल फॉर्म लगना है, कब परसेंटेज फॉर्म लगना है, कब टाइम्स निकलना है, वो बताएंगे। सर अब मेरा एक क्वेश्चन है, पूछो। सर रेशो कितनी तरीके की होती है? मैंने कहा यार सवाल तो तेरा बहुत बढ़िया है, रेशो बहुत तरीके की होती होंगी, लेकिन आपको सारी रेशोस क्लास 12th में नहीं पढ़नी है। उन्होंने सिलेबस को थोड़ा सा कम किया। उन्होंने कहा कपूर साहब बच्चों को ना केवल इंपॉर्टेंट आप बहुत ज्यादा रेशो मत पढ़ाना। मेरे ख्याल से बहुत होंगी तो कितनी होंगी? 15 रेशो होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी। मेरे पास टेबल है, मैं काउंट करके बता सकता हूं, 15 रेशो होंगी, मान लो कम हो सकती है। तो अब सर वो 15 रेशो मतलब 15 फॉर्मूले होंगे? बिल्कुल वो 15 फॉर्मूले होंगे। वो 15 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, फिर ये याद करना पड़ेगा कि उनका रिजल्ट परसेंटेज में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है, टाइम्स में लिखना है, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। और उसके लिए ही तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, है ना। कैसे हेल्प करूंगा? तो इसके लिए हम ना डायग्राम बनाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर रेशियोज को मैं कैसे याद रखूं, तो जैसे मैं याद रखता हूं वैसे आप याद रखना। हम पहले ना रेशियोज को एक मेन कैटेगरी के अंदर ले आते हैं, और इसको हम कई बार कहते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो आप कभी फ्यूचर में पढ़ें, कभी न्यूज़पेपर में पढ़ें, कभी गूगल में पढ़ें, तो जरूरी नहीं है कि वो ऐसी ही क्लासिफिकेशन लिखे, कोई और क्लासिफिकेशन भी हो सकती है ना। तो इसलिए क्लासिफिकेशन तो हमारा एक तरीका है, तो जो हमारी बुक सिखाएगी वही हमने सीखना है। आगे चल के हम आपको और भी तरीके से सिखाएंगे। अभी हमारे काम का ये है कि हम जो है इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे। लिक्विडिटी रेशोस, तो लिक्विडिटी रेशोस क्या बताती हैं? ये कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बताती हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब यह है कि आने वाले थोड़े समय में, थोड़े समय को जनरली हम 12 मंथ लेके चलते हैं, क्या 12 मंथ के अंदर ये कंपनी अपनी जो कमिटमेंट्स हैं, जो पैसा इसने देना है, वो दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। ठीक है, तो पहली हमारी कैटेगरी होती है लिक्विडिटी रेशियोज। अगर आप बड़े लेवल पर जाएंगे तो इसमें 3 रेशियोज होती हैं, लेकिन आपके लेवल पर या ग्रेजुएशन के लेवल पर जनरली 2 ही ज्यादा पॉपुलर हैं, उन 2 को ही पढ़ाया जाता है। तो इसमें से जो 2 आपने पढ़नी है, पहली रेशियो का नाम होता है करंट रेशियो। अब कई बार ना इनके कुछ ऑल्टरनेटिव नेम्स भी कोई रख देता है, तो हमारी मुसीबत बढ़ा देता है। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव नेम और भी है, जिसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो। ज्यादा पॉपुलर नेम इसका करंट रेशियो ही है। अगर वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कभी दिख जाए तो समझ जाना इसी रेशियो की बात कर रहा है। यह तो हुई एक रेशियो। दूसरी रेशियो बिल्कुल इससे मिलती जुलती ही है, या हम यूं कहें कि सर वो भी तो सिंपल या सिमिलर ही है। तो वो जो हमारी रेशियो है उसका नाम है क्विक रेशियो। ठीक है, और आपको बहुत ध्यान से सुनना है मैं क्या बताने जा रहा हूं। इसका एक नाम और है लिक्विड रेशियो, और इसका एक नाम और है, एक रेशियो और 3 नाम। तीसरा नाम तो बहुत ही अजीब है, एसिड टेस्ट रेशियो। नाउ समझने वाली बात यह है कि बेटे जो कैटेगरी है उस कैटेगरी का नाम है लिक्विडिटी। अगर वो लिक्विडिटी कह रहा है तो वो कैटेगरी के बारे में कह रहा है। अगर वो लिक्विड शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो वो इस रेशो के बारे में कह रहा है। तो पहली ये कंफ्यूजन आपकी दूर होनी चाहिए, वरना पता चले कि आप गलती कर दो। समझे? लिक्विडिटी रेशो के अंदर 2 रेशो आती हैं, करंट रेशो और क्विक रेशो। करंट रेशो या फिर लिक्विड रेशो। ठीक है,
आज हम इन्हीं दो रेशो के बारे में बात करेंगे, बाकी रेशोस के बारे में बात आने वाली क्लासेस में करेंगे। ओके, नाउ कहने को तो ये दो रेशोज हैं, लेकिन अगर मैं आपको सही मायने में बताऊं तो ये बेसिकली एक ही जैसी रेशोज हैं, इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों एकदम सेम ही है। तो पहले मैं आपके साथ बात करता हूं करंट रेशो की। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स ऊपर, करंट लायबिलिटीज नीचे, करंट एसेट्स ऊपर, करंट लायबिलिटीज नीचे, यही हमारी करंट रेशो है। नाउ करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। दूसरी हमारी जो लिक्विड रेशो है, या जो हमारी क्विक रेशो है, या जो हमारी एसिड टेस्ट रेशो है, इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसिड्स लिखो, लिक्विड एसिड्स लिखो अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, पहले फॉर्मूला देख लो, फिर बाकी बात करेंगे। अब सर जब हम ये रेशो निकालेंगे तो इस रेशो का ना एक आइडियल भी होता है। मतलब आइडियल का मतलब सही क्या है, तो अकाउंटेंट्स ने ये तय किया कि भाई करंट रेशो 2:1 हो तो सही है, यानी इससे कम हो तो सही नहीं है, इससे ज्यादा हो तो भी सही नहीं है, 2:1 सही है। और लिक्विड रेशो के बारे में उन्होंने कहा कि 1:1 होना सही है। ये दोनों रेशो हमें मतलब स्टडी करने वाले व्यक्ति को यह पता लगाने में मदद करती हैं कि शॉर्ट टर्म जो हमारी लायबिलिटीज हैं उन्हें कंपनी पे कर पाएगी या नहीं पे कर पाएगी, ये पता लगाने में हेल्प करती है। और शॉर्ट टर्म से हमारा जो मतलब होता है वो होता है आने वाले 12 मंथ्स, या अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से ज्यादा बड़ी है तो हम ऑपरेटिंग साइकिल को भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये आपने जान लिया। अब आप कहोगे कि सर इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो मैं धीरे धीरे आपको कराऊंगा। पहले मैं आपको सिंपल से छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा, कंसेप्ट डेवलप करूंगा, क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिकल पॉइंट्स बहुत ज्यादा आते हैं और एमसीक्यू टाइप में वो ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको सीधा बुक नहीं दिखा रहा, पहले मैं कंसेप्ट बिल्ड करूंगा फिर आपको बुक दिखाऊंगा। अब हम करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं ये हम आपको थोड़े टाइम के बाद बताएंगे। अभी मेरे साथ साथ आप एक दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट और लिखिए। तो आप लिखेंगे कि जो क्विक एसेट्स होते हैं वो होते हैं करंट एसेट्स। अगर करंट एसेट्स में से हम स्टॉक को माइनस कर दें तो हम उसे क्विक एसेट्स बोलते हैं। करंट एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट्स जो हमारे जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, और क्विक का मतलब है और भी जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो आपने इक्वेशन नोट कर ली, कभी इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, और एक और हम नोट कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल टर्म की कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो उसका इक्वेशन होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो बेटे हमारी अगर आप टीएस ग्रेवाल की बुक में जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली शायद 40 क्वेश्चंस करंट रेशो, क्विक रेशो के ऊपर दिए हुए हैं। और अब एमसीक्यू टाइप का फॉर्मेट है, तो क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको चेंज करके चीजों को सिखा रहा हूं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, अगर क्वेश्चन में लिखा हो, लेट अस सपोज गिवन है करंट लायबिलिटी 3 लाख, ये सब गिवन है, करंट लायबिलिटी 3 लाख, करंट रेशो 3:1 और क्विक रेशो 1:1। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो आप कहोगे कि सर पहले आप करंट रेशो को निकालना सिखाओ। अरे मैंने कहा रुको ना, दूसरे तरीके से क्वेश्चन करते हैं, क्या हो गया, स्मार्ट तरीके से करते हैं।
तो क्वेश्चन में करंट रेशियो निकाल के दी हुई है 3:1, क्विक रेशियो दी हुई है 1:1, तो मैंने कहा था लिक्विडिटी रेशियोज को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। नाउ एक फिगर दी हुई है करंट लायबिलिटी, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह सकता है एमसीक्यू के अंदर कि भाई बताएं वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स क्या होगी, वैल्यू ऑफ क्विक एसेट्स क्या होगी, वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या होगी, तो इसमें हम निकाल लेते हैं। ओके, नाउ अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए कि रेशियो गिवन है, फिगर गिवन है और वो हमसे कुछ मांग रहा है, तो जो गिवन है उससे हम शुरू करते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन कर रहे हो तो मैं बताता हूं आपको। मैं लिखूंगा कि करंट रेशियो, बताओ जी फॉर्मूला क्या होता है, मन में याद करना है। करंट एसेट्स ऊपर, करंट लायबिलिटीज नीचे, करंट एसेट्स ऊपर और करंट लायबिलिटीज नीचे। बोलने में शर्म तो नहीं आ रही कि सर कविता पढ़ रहे हो? हाँ, तो उससे आपको याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन में गिवन है करंट रेशियो है 3:1। ओके सर, करंट एसेट्स तो मुझे पता ही नहीं है। ओके, लेकिन करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि करंट एसेट्स इज इक्वल टू 9 लाख। तो 3 लाख इंटू 3 9 लाख। तो एमसीक्यू अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसमें एमसीक्यू में अगर पूछा गया है कि बताइए करंट एसेट्स क्या है, तो ऑप्शन चूज कर लेना। नाउ हो सकता है कि एमसीक्यू पूछे कि आप क्विक एसेट्स बताइए कितने हैं। कोई बात नहीं, क्विक एसेट्स बता देते हैं। तो हम लिखेंगे क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब आप क्विक एसेट्स लिखो या लिक्विड एसेट्स लिखो, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो मुझे गिवन था क्विक रेशियो 1:1, तो दैट इज 1/1, और मुझे क्विक एसेट्स पता नहीं है और करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में 3 लाख की गिवन है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरे क्विक एसेट्स हैं वो होंगे 3 लाख। तो हमने क्या क्या फाइंड कर लिया सर? हमने करंट एसेट्स फाइंड कर लिया, सिंपल था। हमने क्विक एसेट्स फाइंड कर लिया, सिंपल था। एक और चीज अब आप फाइंड कर सकते हैं, वो फाइंड कर सकते हैं आप स्टॉक। और एक और चीज आप फाइंड कर सकते हैं, वो है वर्किंग कैपिटल। यानी हम एमसीक्यू क्वेश्चन से कहेंगे पूछ भाई क्या पूछ रहा है, यानी इस क्वेश्चन में वो मुझसे 4 पॉसिबल चीजें पूछ सकता है, ठीक है। 2 तो मैंने आपको बता दी, अब तीसरी बच गई स्टॉक। तो मैंने अभी ऊपर आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, अगर आप यहां पर देखें तो मैंने आपसे कहा था जी क्विक एसेट्स जो होते हैं वो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक होते हैं। क्योंकि मैं क्विक एसेट्स निकाल चुका हूं, करंट एसेट्स निकाल चुका हूं, तो मैं स्टॉक को निकाल सकता हूं अब। तो इसी तरीके से कुछ मैथमेटिकल पजल्स आपको सॉल्व करनी पड़ती हैं, जो कि करते करते आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। तो मैंने लिखा क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। यानी करंट एसेट्स में से अगर स्टॉक का अमाउंट लेस कर दिया जाए तो बाकी सारे एसेट्स को हम क्विक एसेट्स बुलाते हैं। तो सर मेरे पास क्विक एसेट्स की वैल्यू है 1 लाख और करंट एसेट्स की मेरे पास वैल्यू थी 9 लाख। तो सर ये बताइए फिर स्टॉक कितना हो गया? सर आप क्विक एसेट्स को गलत लिख गए हो, वो आना चाहिए आपका 3 लाख। और ये क्या हो गया? ये कहां चला गया? ऐसा कैसे कर रहा है भाई, तू कहां चला गया? तो करंट एसेट्स की जगह सॉरी क्विक एसेट्स को होना चाहिए 3 लाख। और अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो स्टॉक यहां आएगा, इस साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। जब यहां की कोई फिगर को हम यहां पर शिफ्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगी और ये वहां जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो इतना आपको मैथ्स समझ में आना चाहिए कि सर जो स्टॉक हमारा है वो हो जाएगा 6 लाख का, करेक्ट। तो हमने एक ही क्वेश्चन में करंट एसेट्स भी निकाल लिए, क्विक एसेट्स भी निकाल लिए, स्टॉक भी निकाल लिया। अब सर हम वर्किंग कैपिटल भी निकाल सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, करंट एसेट्स हमने फाइंड आउट किए थे सर 9 लाख और करंट लायबिलिटीज हमारी आई थी 3 लाख।
तो लकीली हमारा आंसर वही स्टॉक के बराबर आ रहा है 6 लाख। लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि जितना स्टॉक होता है उतना ही वर्किंग कैपिटल होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो सर इस क्वेश्चन में हमें गिवन था करंट लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल नंबर 2। अब मैं अगर आपसे कहूं करंट रेशो गिवन है, आपको करंट रेशो है 2.5:1 और क्विक रेशो is also given as 1:1। ओके, और आपको गिवन है करंट एसेट्स इज इक्वल टू 5 लाख। तो इस तरीके से पजल की फॉर्म के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। मतलब वो आपसे पूछ सकते हैं, ओके फाइंड आउट, सबसे पहले और सबसे आसान होगा करंट लायबिलिटीज का पता लगाना, दूसरा आसान काम होगा क्विक एसेट्स का पता लगाना, तीसरा हो सकता है स्टॉक की वैल्यू के ऊपर एमसीक्यू बन जाए, और चौथा हो सकता है वर्किंग कैपिटल। नो डाउट एग्जाम में जब एमसीक्यू आएगा तो जो पूछा गया होगा आप वही ढूंढेंगे, पर अभी मैं सारी पॉसिबिलिटीज आपको सिखा रहा हूं सो दैट कम क्वेश्चंस में मैं आपकी कंसेप्ट को बिल्ड कर सकूं, है ना। अब ये मत कहना कि सर इतने सारे थोड़ी ना आएंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो एमसीक्यू फॉर्मेट की भी बातें बाद में हम लोग करते रहेंगे। नंबर 1, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो थी 2.5:1 और करंट एसेट्स की वैल्यू गिवन थी हमें 5 लाख, और करंट लायबिलिटीज हम इसमें ढूंढ सकते हैं क्योंकि एक इक्वेशन में एक वेरिएबल ढूंढा जा सकता है। तो अगर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ये ऊपर चला जाएगा और ये इसकी जगह नीचे आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर करंट लायबिलिटीज जो होंगी वो होंगी 5 लाख डिवाइडेड बाय 2.5, दैट मीन्स 2 लाख। नाउ एक बार करंट लायबिलिटीज मुझे पता लग गई तो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्विक एसेट्स फाइंड आउट किए थे, मैं क्विक एसेट फाइंड आउट कर सकता हूं, मैं स्टॉक फाइंड आउट कर सकता हूं और मैं वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकता हूं। तो क्या मैं ये आपके लिए छोड़ दूं, क्या आप कर पाएंगे? खैर मुझे दिखाई दे रहा है कि क्योंकि क्विक रेशियो 1:1 है तो जितनी करंट लायबिलिटीज हैं उतने ही मेरे क्विक एसेट्स बनेंगे। तो यानी क्विक एसेट्स का आंसर आएगा 2 लाख। ओके, नाउ अगर क्विक एसेट का आंसर आएगा 2 लाख तो सर करंट एसेट्स में से अगर हम क्विक एसेट्स को माइनस करें तो हमारा स्टॉक आता है, तो सर स्टॉक बनेगा हमारा 3 लाख, और वर्किंग कैपिटल भी हमारी जो बनेगी वो बनेगी करंट एसेट्स यानी कि 5 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज 2 लाख, और इस क्वेश्चन में भी लकीली मेरी वर्किंग कैपिटल बन जाएगी 3 लाख। ठीक है, तो ये आप करके देखिएगा कि आपको समझ में आता या नहीं आता। नाउ अब मैं एक और एग्जाम्पल को चेंज करता हूं। इस तरह के क्वेश्चन बेटे इस टॉपिक से ज्यादा आते हैं। सीधा रेशो की बजाय मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ना एग्जामिनर को मजा आता है, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे। नाउ करंट रेशो 3:1, क्विक रेशो 2.5:1। तो करंट रेशो भी बता दी, क्विक रेशो भी बता दी। पहले मैंने करंट लायबिलिटी दी थी, फिर मैंने करंट एसेट्स दिया था, अब मैं आपको देने वाला हूं वर्किंग कैपिटल। अगर मैं आपको वर्किंग कैपिटल बता दूं कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो है 2 लाख, और फिर आपसे कहूं कि चलिए आपको फाइंड आउट करना है स्टॉक कितना है, आपको फाइंड आउट करना है करंट एसेट्स कितने हैं, क्विक एसेट्स कितने हैं, और करंट लायबिलिटीज कितनी है, ये सब आपको गिवन नहीं है। किसी भी बात को वो पूछ सकता है। बताइए जी, अगर आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें,
हो सकता है कि आपसे बन जाए और हो सकता है ना बने। ना बने तो घबराना नहीं है, लेकिन ट्राई करें। इससे आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट हो जाएगी कि आप मैथमेटिक्स पजल को सॉल्व करने में कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं। कीजिए जरा, देखते हैं। ओके, जो करेंगे ठीक है, जो नहीं करना चाहेंगे वेट करेंगे। देखिए सर, हमारे पास एक तो गिवन है करंट रेशो। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहा हूं। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, दोनों मुझे गिवन नहीं है। क्विक रेशो 2.5:1 इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अगर आप देखेंगे तो सर ये लेफ्ट वाली इक्वेशन करंट रेशो है, राइट वाली इक्वेशन क्विक रेशो है। और सर एक इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल ना दिया हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां तो ये दो वेरिएबल है जिनकी वैल्यू मुझे पता नहीं, यहां भी दो वेरिएबल है जिनकी वैल्यू मुझे पता नहीं, तो क्या करूं? तो हमें एक और इंफॉर्मेशन दी है, वो दी हुई है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 2 लाख। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है? तो वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनमें से किसी एक फिगर की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से कहूंगा कि भाई करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2 लाख माइनस करंट लाइबिलिटी। ओके, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मैंने क्या किया, नहीं मैंने गलत लिख दिया ना, 2 लाख प्लस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये गलती आपसे एग्जाम में हो सकती है। देखो मैंने क्या किया, मैं करंट लाइबिलिटीज को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया, तो वो माइनस से प्लस हो गई, इसलिए 2 लाख प्लस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट्स। अब ये जो करंट एसेट्स आपने फाइंड आउट किए, इसे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। करिए सर, तो ये हो जाएगा 3/1 इज इक्वल टू 2 लाख प्लस करंट लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये ऊपर जाएगी, तो ये बन जाएगी 3 टाइम्स करंट लाइबिलिटी। और फिर मैं इस करंट लाइबिलिटी को यहां लाऊंगा, तो मैं लिख देता हूं, वरना आप कहोगे कि सर इतनी जल्दबाजी में आपने काम किया, हमें समझ ही नहीं आया। लो एक एक करके सॉल्व करता हूं। ये ऐसे बनेगी, फिर ये करंट लाइबिलिटी यहां आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो इसका मतलब मेरे पास बच जाएगा ट्वाइस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2 लाख। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 1 लाख, है ना। तो करंट लाइबिलिटीज पता लग गई। अब करंट लाइबिलिटीज पता लग गई तो इस वाली वैल्यू को क्विक रेशो में पुट करके क्विक एसेट्स को निकाल लूंगा। तो इसका मतलब क्विक एसेट्स हो जाएंगे 2.5 इंटू करंट लाइबिलिटी विच इज 1 लाख रुपीज। तो इसका मतलब मेरे करंट एसेट्स हो जाएंगे 2,50,000 रुपीज। तो मुझे करंट लाइबिलिटीज मिल गई, क्विक एसेट्स मिल गए। अरे सर करंट एसेट्स भी तो निकाल लो। करंट एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 लाख प्लस करंट लाइबिलिटी। तो इसका मतलब ये होगी मेरे पास 3 लाख, क्योंकि करंट लाइबिलिटी है 1 लाख। तो मैंने करंट एसेट्स फाइंड कर लिए 3 लाख, क्विक एसेट्स फाइंड कर लिए 2.5 लाख, करंट लाइबिलिटीज फाइंड आउट कर ली 1 लाख। तो स्टॉक कितना होगा, स्टॉक होता है सर करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, है ना। या अगर आपको अभी याद नहीं हुआ तो आप सिंपल तरीके से लिखो कि सर क्विक एसेट्स होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। तो अगर मैं स्टॉक को यहां ले आऊं तो इक्वेशन बनेगी स्टॉक इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स 3 लाख, क्विक एसेट्स 2.5 लाख, तो 0.5 लाख, यानी कि मेरे पास स्टॉक की वैल्यू आएगी 50,000। अभी आपको बुक में अराउंड 40 तो अनसॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे इसके रिगार्डिंग, फिर उसके बाद सॉल्व इलस्ट्रेशन बहुत सारी मिलेगी। तो जब आपको लगे हाँ मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया है, वहां रुक जाइएगा, नहीं तो बनाइएगा। ठीक है सर। नाउ
ये तो हो गए कि जब क्वेश्चन में करंट रेशो गिवन है, क्विक रेशो गिवन है, और हमें सर करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज या वर्किंग कैपिटल या स्टॉक जैसी इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो हम बाकी इंफॉर्मेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नाउ अब सर क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको ना एक नया कंसेप्ट बता रहा हूं, सिंपल कंसेप्ट है। एग्जामिनर कहता है कि चलो हमें बच्चे से कुछ ना कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन की हेल्प से उसकी नॉलेज को चेक करना है, तो वो आपको क्या करता है, वो कहता है कि देखो कैपिटल प्लस रिजर्व्स, कैपिटल प्लस रिजर्व्स को हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स के फंड्स, ये शेयर होल्डर्स का पैसा होता है। उसके बाद हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट, और उसके बाद हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म डेप्ट। तो शॉर्ट टर्म डेप्ट का मतलब होता है करंट लायबिलिटीज, यानी करंट लायबिलिटीज बोलो या शॉर्ट टर्म डेप्ट बोलो, एक ही बात है। ये हमारी मेजर लायबिलिटी साइड की आइटम्स हैं। वहां पर हमारे पास होते हैं एक तरीके से फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स, और इसी का लगभग एक पार्ट होती है हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स अगर अलग से दी हुई हो तो ठीक है, अदरवाइज ये दोनों एक ही पार्ट के अंदर आ जाती हैं। और फिर आती हैं हमारी करंट एसेट्स। तो ये हमारी बैलेंस शीट का ना एक मेजर फॉर्मेट है कि कभी आपको क्वेश्चन में लगे कि यार क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ अलग लग रहा है, तो आप इस तरीके से इसको यूज करिएगा, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये कहूं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, अगर मैं आपसे कहूं वर्किंग कैपिटल इज 1,80,000, तो सर वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दें। तुरंत माइंड में ये आना चाहिए। उसके बाद सर क्वेश्चन दे रहा है टोटल डेट, टोटल डेट है 3,90,000, और टोटल डेप्ट में से लॉन्ग टर्म डेट जो है हमारे वो हैं 3 लाख। और फिर क्वेश्चन कहता है कपूर साहब अब बच्चों से पूछो क्या वो फाइंड कर सकते हैं करंट एसेट्स कितने होंगे, करंट लायबिलिटीज कितनी होंगी, क्विक एसेट्स कितने होंगे, स्टॉक कितना होगा। कोई भी इंफॉर्मेशन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैं सारे एंगल्स को यहां पर कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, नाउ सर जब भी कोई इंफॉर्मेशन फाइंड करने का क्वेश्चन आ जाए तो हमें यह देखना चाहिए कि हमें गिवन क्या है। तो सर हमें गिवन है वर्किंग कैपिटल। ओके, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए ये एज्यूम कर सकता हूं कि भाई अभी नया नया चैप्टर शुरू हुआ है तो आपको टर्म याद नहीं है, तो सबसे पहला काम अपनी आईज क्लोज करके करंट रेशियो क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, क्विक रेशियो क्या है, इस सब चीजों को माइंड में एक बार फिक्स कर लीजिए। ठीक है, अब सर वर्किंग कैपिटल तो मुझे पता है 1,80,000 है, लेकिन ना तो मुझे करंट एसेट्स पता है ना ही मुझे करंट लायबिलिटीज पता है। तो सर ये कैसे होगा, यहां पे आके तो मैं फंस गया। बिल्कुल ठीक है, आप फंस गए, तो फिर कोई और आंसर देखते हैं। अब सर ये पता नहीं क्या दिया हुआ है टोटल डेट, तो आपने याद करना है कि यार इंफॉर्मेशन को किसी और तरीके से अपने माइंड में प्रोसेस करके देखते हैं। तो डेट दो तरीके के होते हैं, डेट दो तरीके के होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अगर इन दोनों को टोटल कर दें तो इसका नाम हो गया टोटल डेट। और क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल डेट दिया हुआ है 3,90,000, टोटल डेट दिया हुआ है 3,90,000, और फिर आपको लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है 3 लाख। अगर ये टोटल 390 है और ये 3 लाख है तो इसका मतलब बाकी का शॉर्ट टर्म हो गया, है ना। तो आप कहेंगे कि सर ये एक नया कंसेप्ट हो गया। यस,
इस तरह से अगर आपको टोटल डेट दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है टोटल लाइबिलिटी। अब टोटल लाइबिलिटी में आपने याद रखना है दो तरीके की लाइबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म आपको दी हुई है, बच गई शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म ही तो आपको करंट रेशियो के लिए चाहिए। तो इसका मतलब मेरे पास करंट लाइबिलिटीज आ गई 90,000। बोलो ना, जब करंट लाइबिलिटीज आ गई तो फिर तो क्वेश्चन मेरी रीच में अब आ गया। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं बहुत आसानी से। कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए, करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू मुझे मिल गई है ये 90,000, है ना। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इस करंट लाइबिलिटीज को ऑपोजिट साइड पे ले जाता हूं, तो ये 180 में प्लस हो जाएगी। तो इसका मतलब मेरे पास अब जो करंट एसेट्स हैं उसकी भी वैल्यू आ जाएगी 1,80,000 प्लस 90,000, दैट मीन्स 2,70,000। लीजिए, आ गया। तो करंट एसेट्स आ गए, करंट लाइबिलिटीज आ गई। अब क्या दिक्कत है, पीछे जो एग्जांपल किए थे उसके अकॉर्डिंगली अगर वो मुझे रेशियो बता देता तो मैं करंट वो भी निकाल लेता। अच्छा सर, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में करंट रेशियो निकाल लेते हैं। लो, मैंने कहा करंट रेशियो हम निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में। क्या फॉर्मूला था, भूल गया मैं। सर मजाक करते हो, करंट एसेट्स ऊपर, करंट लाइबिलिटीज नीचे। लो, हम आपको बताते हैं ना। मैंने कहा ठीक है। करंट एसेट्स कितने, 2,70,000। करंट लाइबिलिटीज कितनी, 90,000। तो रेशियो को 3 मत लिखना, 3:1। सर क्विक रेशियो निकालो ना। क्विक रेशियो कैसे निकालूं, क्विक एसेट मुझे पता ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में मैं क्विक रेशियो नहीं निकाल सकता। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज सिखाता हूं। आराम से, क्योंकि बहुत कुछ मैंने सिखाया है तो थोड़ा धीरे धीरे दिमाग में बैठेगा ना। हाँ, तो मैं आपको एक और चीज बताता हूं। ये देखिए, मैंने लिखा करंट रेशियो। ठीक है, ये मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो रट लेना। करंट रेशियो। नाउ करंट रेशियो का फॉर्मूला बताइए क्या है, जरा जल्दी से बताइए। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सर करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स ऊपर और करंट लाइबिलिटीज नीचे। मैंने कहा ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, थोड़ी देर के लिए आप बाहर आइए और मुझे बताइए जी, क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? सर क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। याद नहीं है तो याद कर ले बच्चे, दिक्कत क्या है, समय है तेरे पास। एग्जाम से पहले याद कर लियो। अच्छा सर मजाक मत करो, करना क्या चाहते हो? मैंने कहा करना मैं ये चाहता हूं कि मैं इस स्टॉक को ना यहां से उठा करके, इस स्टॉक को यहां से उठा करके अगर मैं यहां पर ले आऊं तो क्या हो जाएगा? सर माइनस से प्लस हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये बन जाएगा क्विक एसेट्स में अगर हम स्टॉक को जोड़ दें तो करंट एसेट्स के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इस वैल्यू को मैं यहां पर पुट करता हूं। मैंने कहा लो, इसे लिखा करंट एसेट्स की जगह अगर मैं लिख दूं क्विक एसेट्स प्लस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, तो मेरे किसी प्यारे प्यारे बच्चे को इस पर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? सर ऑब्जेक्शन हो तो भी क्या है, अब आप करना क्या चाहते हो ये बताओ। मैंने कहा देखो जी, मैथ्स का ना एक सिंपल सा रूल होता है कि इसको सॉल्व करना है ना तो इसको ऐसे कर दो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी प्लस स्टॉक अपॉन करंट लाइबिलिटी। ये ना मैथ्स का रूल है। जिनकी मैथ्स है उनको अच्छी है, उनको पता है, और जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है वो रट लें। अब सर ये जो पार्ट हुआ इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्विक रेशियो। तो इसका मतलब करंट रेशियो इज इक्वल टू क्विक रेशियो प्लस स्टॉक अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब मैं इसको ना यहां लाना चाहता हूं। अब पूछना मत सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बताओ ना। अरे मैं कह रहा हूं यार लाना चाहता हूं, तो क्या होगा?
जब ये वहां चला जाएगा तो जो चीज प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी। इसका मतलब मेरे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा वो बनेगा मेरे पास ऐसे कि स्टॉक को अगर मैं करंट लायबिलिटी से डिवाइड करूं, या फिर एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखता हूं जिससे आपको दिक्कत ना आए। मैंने कहा मैं ऐसे लिखूंगा, करंट रेशो माइनस क्विक रेशो इज इक्वल टू स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, इस इक्वेशन को आप लोग ना याद कर लो। मैंने ये प्रूफ करके दिखाया कि बेटे ये इक्वेशन सही है। बुक में आपको ये लिखी हुई नहीं मिलेगी इक्वेशन। तो हो सकता है कि आप कहो सर ये इक्वेशन कहां से बन गई, तो मैंने कहा ये मैथमेटिकल डिराइवेशन है। बच्चा कह रहा है कि सर ये डिराइवेशन आपने हमें क्यों बताई। अब देखो एमसीक्यू फॉर्मेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दे दे जी करंट रेशो बता रहा हूं, क्विक रेशो बता रहा हूं और स्टॉक की फिगर बता रहा हूं। अब आपसे पूछ ले जरा बताओ करंट एसेट्स कितने होंगे, जरा बताओ करंट लायबिलिटीज कितनी होंगी, तो आप वन लाइन से इसको सॉल्व कर दोगे, अदरवाइज ना आपको दिक्कत होगी। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया इसलिए आप सीधा फॉर्मूला लगा दोगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे उसका आंसर देना। अगर मैं ये बात आपको नहीं बताता और मैं आपसे कहता एग्जाम्पल लिखिए आप, मैं आपसे कहता हूं सपोज करंट रेशो है 4.5:1, दिस इज माय करंट रेशो, और मैं आपसे कहता हूं कि क्विक रेशो है 3:1, और मैं आपको यह कहता हूं कि सपोज स्टॉक इज गिवन एज 36,000, और आपसे पूछता हूं कि बताइए क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे करंट एसेट्स की वैल्यू पूछ लूं, करंट लायबिलिटीज की वैल्यू पूछ लूं, वर्किंग कैपिटल कितना होगा ये पूछ लूं, तो आप कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। क्यों हार्ड हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर जब भी मिसिंग इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो जो दिया है उसको लिखो, तो आप लिखेंगे करंट रेशो 4.5:1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो सर ना तो करंट एसेट्स पता है ना करंट लायबिलिटी पता है। फिर आप कहोगे सर दूसरा कोशिश करते हैं, 3/1 इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आप कहोगे सर ये भी दिक्कत हो गई। तब फिर आप क्या करोगे, कुछ गणित लगाओगे, है ना। तब आप कहोगे सर इसका मतलब अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स करंट लायबिलिटी। आप ऐसे निकालोगे, ठीक है, और फिर आप यहां पर कुछ तिगड़मबाजी करोगे, तो कर तो आप लोगे। अगर आप बिना डरे करते हुए जाओगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेरे पास 2 से 3 तरीके हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे, आपसे गलती हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि सीधा एक फॉर्मूला मैंने रट लिया कि जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा लूंगा कि करंट रेशो में से अगर मैं क्विक रेशो माइनस कर दूं तो वो बच के हो जाएगी स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी। ये दिया हुआ है 4.5, ये दिया हुआ है 3, और स्टॉक की वैल्यू दी हुई है 36,000, और इस इक्वेशन से मैं करंट लायबिलिटीज को फाइंड कर सकता हूं। तो इसका मतलब हो जाएगा 1.5 इज इक्वल टू 36,000 अपॉन करंट लायबिलिटी, है ना। और फिर जब करंट लायबिलिटी यहां जाएगी तो ये नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर करंट लायबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो होगी 36,000 डिवाइडेड बाय 1.5, डेसिमल हटाया, इसको कर दिया 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और ये हुआ 12,000, यानी कि करंट लायबिलिटीज आ गई 24,000। अब इस करंट लायबिलिटीज को यहां पर डालेंगे और क्वेश्चन में करंट एसेट्स की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जो भी क्वेश्चन पूछते हो इजीली हो गया। अगर ऐसा ना होता तो फिर आप कुछ तिगड़मबाजी लगाते, जैसे मैं ये तिगड़मबाजी लगा रहा था, है ना। तो इससे भी मैं सॉल्व कर सकता हूं, पर करूंगा नहीं, क्योंकि आप मैथमेटिक्स खुद कीजिए। तो आप जब लगाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ सर अगर ये वाला फॉर्मूला मुझे पता हो तो मैं थोड़ा सा कम समय में काम कर लूंगा,
लेकिन अगर ये ना पता हो तो हम थोड़ा प्लस माइनस ज्यादा करेंगे, थोड़ी देर बाद कहेंगे देखो कितना हार्ड था, पहली बार हमें हार्ड लगेगा, उसके बाद हमें आदत पड़ जाएगी, हम कहेंगे इसमें कौन सी बहुत डिफिकल्ट बात थी, है ना। ठीक है सर। नाउ तो हम लोग पढ़ रहे थे लिक्विडिटी रेशियोज, और लिक्विडिटी रेशियोज में हमारे पास दो रेशियोज आती हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। एग्जाम में या जब आप बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो एक तो सिंपल बेसिक क्वेश्चंस आएंगे कि भैया रेशियो को कैलकुलेट करो, सिंपल क्वेश्चन आएंगे। दूसरे आएंगे जो मैंने आपको अभी बताए, मिसिंग इंफॉर्मेशन, ये एग्जामिनर को बहुत पसंद होते हैं, इसमें वो कुछ इंफॉर्मेशन देता है कुछ नहीं देता, तो जो दिया है उसी से हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं मैथमेटिकली, बिना डरे बढ़ोगे आंसर आ जाएगा। तीसरा आता है कि अगर मैं आपको कोई रेशो बताऊं और कोई ट्रांजैक्शन बताऊं तो उससे मेरी रेशो इंप्रूव होगी या मेरी रेशो इससे खराब हो जाएगी, मतलब डेट्रोरिएट करेगी, तो वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। भाई मतलब आपको इसका इफेक्ट बताना है कि किसी भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आपकी करंट रेशो के ऊपर क्या पड़ता है, आपको इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नाउ तो मैंने आपको अभी इस तरह के क्वेश्चन पहले करवा दिए कि जहां पर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में से कोई ना कोई फिगर दी हुई होगी और फिर बाकी मिसिंग इंफॉर्मेशन को हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये मैंने आपको करवा दिया। अब हम करते हैं बेसिक क्वेश्चन की बात। तो सर शुरुआत आप बेसिक क्वेश्चन से ही करते, तो मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, पहले इससे कर लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन ना लेंदी होते हैं और मिसिंग छोटे छोटे से होते हैं। तो चलो, तो बेसिक इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन सर आप टाइम बचा कहां है, वो अलग क्लास में कराना। तो मैंने वैसे एक पुरानी क्लास में करवाए हुए हैं, तो मैं वही वाली क्लास लगा देता हूं। तो आज मैं क्या करता हूं, उसको सेकंड क्लास पर रख देता हूं, फर्स्ट क्लास में बेसिक क्वेश्चंस जो है उनको लगा देता हूं, या इसको क्लास 1 कर दूंगा और बेसिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को मैं क्लास नंबर 2 कर दूंगा, है ना। हाँ, तो फिर बच जाएंगे सर इंप्रूव वाले क्वेश्चन। वो कैसे होंगे, इंप्रूव टाइप के क्वेश्चन एक आधा बता दो तो टॉपिक ही खत्म हो जाए। तो चलिए हम चलते हैं बुक के पास। हम चलते हैं बुक के पास और आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चन बताते हैं। रीसेंट टाइम में ना कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, चलिए पहले हम इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ कंपनी हैड करंट एसेट्स ऑफ 450 एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ 2 लाख। ये कंपनी के पास हैं करंट एसेट करंट लायबिलिटीज। आफ्टरवर्ड्स इट परचेज्ड गुड्स फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट। इन्होंने कुछ सामान उधार पे खरीद लिया। वो कह रहे कैलकुलेट करंट रेशो आफ्टर द परचेज। तो भाई परचेज से पहले क्या फिगर थी आपको दी हुई है, तो परचेज के बाद की रेशो पूछी गई है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, नाउ जो करंट एसेट्स हैं वो पहले थे 4,50,000, और अगर मैं कुछ गुड्स परचेज करता हूं क्रेडिट पर तो इससे मेरा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और जो पहले मेरी लायबिलिटीज थी वो थी मेरी 2 लाख, और अब मैंने जब गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए हैं तो इस क्रेडिट की वजह से मेरे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, तो मेरी लायबिलिटी भी बढ़ेगी और मेरा एसेट्स भी बढ़ेगा। यानी करंट एसेट्स भी बढ़ जाएगा, करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगा 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000। उसके बाद रेशियो को आप सॉल्व कर लेना, और बुक कह रही है कि 2.09:1 आएगा। तो मैं इस मैथमेटिक्स में टाइम नहीं लगा रहा, इतना ही आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। आप देखेंगे सीधे वाले क्वेश्चन कम आते हैं, इस तरह के ज्यादा आते हैं, इसलिए मैं इस पे फोकस ज्यादा करूंगा। वो कहते हैं जी करंट लायबिलिटीज जो हैं कंपनी की वो 1,75,000 है,
और इसकी करंट रेशियो है 2:1। करंट रेशियो 2:1 का मतलब ये होता है कि आपके करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के मुकाबले में 2 टाइम्स हैं। तो इसका मतलब मैं सीधा सीधा समझ गया हूं कि मेरे पास करंट एसेट्स हैं 3,50,000। जिनको नहीं दिखाई दे रहा हो वो क्वेश्चन सॉल्व करके देख लें, आ जाएगा। फॉर्मूले में डालेंगे करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी दिया 175, तो करंट एसेट्स आ जाएंगे 350। नाउ इट पेड 30,000 टू अ क्रेडिटर। इन्होंने 30,000 क्रेडिटर को दे दिए। तो ऊपर जैसे ट्रांजैक्शन दी थी ऐसे यहां एक ट्रांजैक्शन दी है और वो कह रहे हैं कि अब बताओ करंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट क्या हो जाएगी। तो बेटे आपने सोचना है कि जब हम क्रेडिटर को पेमेंट देंगे तो हमारी क्या एंट्री होगी या हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्रेडिटर्स को अगर हम पेमेंट देंगे तो सर हमारा कैश कम हो जाएगा और हमारा क्रेडिटर कम हो जाएगा। दो चीजें कम होंगी, कैश कम हो जाएगा तो मतलब मेरे करंट एसेट्स कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब मेरे पास अब करंट एसेट 30,000 रुपीज से कम होके 320 हो जाएंगे और करंट लायबिलिटीज भी मेरी 30,000 से कम होके 1,45,000 हो जाएगी। तो हमारी रेशियो जो 2:1 थी अब वो 2.21:1 हो जाएगी। तो देखो सेम अमाउंट अगर हम ऊपर नीचे प्लस करें माइनस करें तो उससे हमारी रेशियो पर इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लास्ट कर लेते हैं। ये कह रहा है कपूर साहब अगर रेशियो ऑफ करंट एसेट टू करंट लायबिलिटीज, मैंने कहा सीधा बोलो ना करंट रेशियो इज 1.5:1। तो वो कह रहे मैंने आपको रेशियो भी बता दी, करंट लायबिलिटी भी बता दी, करंट एसेट भी बता दी है। ठीक है, अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग करंट रेशियो ऑफ 2:1। जो फर्म का अकाउंटेंट है वो चाहता है कि हमारी करंट रेशियो 2:1 हो जाए बाय पेइंग ऑफ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज। हम कुछ करंट लायबिलिटीज पे कर दें जिससे हमारी रेशियो 2:1 हो जाए। तो सीधी सीधी बात बता रहा है कि अगर आप करंट लायबिलिटीज को पे करोगे तो करंट रेशियो बढ़ जाएगी। इसका एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 11 था। लेकिन कितनी लायबिलिटी पे करें कि वो बढ़ के 2:1 हो जाए। लो जी, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मुझे करंट रेशियो लानी है 2:1। मेरे पास करंट एसेट्स हैं 3 लाख और अगर मैं उसमें से एक्स अमाउंट को पे कर दूं तो मैंने कहा फिर तेरी जो लायबिलिटीज हैं 2 लाख की वो भी कम हो जाएंगी, है ना। तो क्वेश्चन में गिवन क्या था? क्वेश्चन में गिवन था करंट एसेट्स हैं 3 लाख, करंट लायबिलिटीज हैं 2 लाख। जब ये थे तो रेशियो थी 1.5:1। अकाउंटेंट चाहता है कि मेरी रेशियो हो जाए 2:1। कैसे होगी? अगर मैं पेमेंट कर दूं, कुछ करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कर दूं, तो करंट लायबिलिटीज की पेमेंट के बाद 2:1 हो जाएगी। तो आफ्टर द पेमेंट मेरे करंट एसेट्स भी उतने अमाउंट से कम हो जाएंगे, मेरी करंट लायबिलिटीज भी उतने अमाउंट से कम हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में ये वाली फिगर गिवन थी। अब की बार वो फिगर बता नहीं रहा, कह रहा फिगर ढूंढो। तो आपने क्या करना है, आपने कहना है कि लेट जो क्रेडिटर्स को अमाउंट दिया गया वो मुझे नहीं पता लेकिन वो एक्स होगा। तो आप क्या करोगे, एक्स को न्यूमिरेटर में भी माइनस करोगे, डिनोमिनेटर में भी माइनस करोगे, तो ये इक्वेशन बनेगी। अब ऐसी इक्वेशन में आपसे गलती ना हो इसीलिए बेटे ब्रैकेट्स का इस्तेमाल जरूर करना। तो ये बन जाएगा ऐसे 2 इंटू 2 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 लाख माइनस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, ये दोनों और ये दोनों। तो सर अगर आपने ब्रैकेट लगाई है, आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे और ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इसको यहां ले जाता हूं और इसको यहां ले आता हूं, तो ये जो -2x है वहां जाके +2x हो जाएगा और वो जो 3 लाख है वो यहां के माइनस हो जाएगा। तो ये 4 लाख माइनस 3 लाख, क्योंकि वहां पर प्लस था यहां आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू -x + 2x। तो इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 1 लाख। इसका मतलब अगर 1 लाख की लायबिलिटी पे कर दी जाए तो मेरी रेशियो 2:1 हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं 1 लाख पे कर दूंगा तो मेरे न्यू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय न्यू करंट लायबिलिटीज जो आएंगी और मेरी रेशियो 2:1 कर देंगी। तो 3 लाख माइनस 1 लाख
न्यू करंट एसेट्स हो जाएंगे 2 लाख, न्यू करंट लायबिलिटी हो जाएंगी 1 लाख, और अगर आप रेशियो निकालोगे तो जाएगा 2:1। अब आप कह सकते हो कि सर इतनी जल्दी हमें ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। नहीं आएंगी, कोई बात नहीं, आप ट्राई कीजिए ना। तो मैंने आपको ये अनसॉल्व कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, अगर आप कुछ और करना चाहें तो ये आपके पास क्वेश्चन है, जी भर के कीजिए, है ना। और अगर नहीं समझ में आए तो आगे इलस्ट्रेशंस हैं, उनको पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप मेरे पढ़ाने के बाद इलस्ट्रेशंस को नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मुझे कुछ मत कहना। टाटा, बाय बाय, सी यू।